हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 88 से यहाँ पर 65 कैसे बना है। फिर आपको इसी प्रकार से यहाँ पर पता करना है कि 85 से यहाँ पर 41 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से 88 से यहाँ पर 65 और 85 से यहाँ पर 41 जिस प्रकार से बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 98 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 88 से यहाँ पर 65 कैसे बना है। तो यहाँ पर 88 से 65 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले 88 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 88 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 64 और यहाँ पर क्या किया गया है, इस 64 के अंदर +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 65। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 65 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 85 से यहाँ पर 41 इसी प्रकार से बना है क्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 85 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 85 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 40 और इस 40 के अंदर भी यदि हम +1 कर दें तो 40 और 1 मिलकर बन जाएगा 41 और ध्यान से देखिए 41 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 98 के अंदर और इस 98 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो 98 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 98 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 9 × 72 और इस 72 के अंदर भी यदि हम +1 कर देंगे तो 72 और 1 मिलकर बन जाएगा 73। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 73। अब हमें देखना है कि 73 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर 73 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई सीरीज से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया
गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सीरीज में हमें दिया गया है सबसे पहले 2, 2 के बाद में 4, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में 16, 16 के बाद में 32 है। अब 32 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई सबसे पहले 2 से कितना बन रहा है 4, तो 2 से 4 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 का गुणा क्या कर दें 2 के साथ में कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 8, तो 4 से 8 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 का गुणा क्या करें 2 के साथ में कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 4 दूना के 8। इसी प्रकार से आगे देखिए 8 से कितना बन रहा है 16, तो 8 से 16 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि हम 8 का भी क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 8 दूना के 16। फिर देखिए 16 से कितना बन रहा है 32, तो 16 से 32 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 16 का भी क्या कर दें 2 के साथ में गुणा कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 16 दूना के 32। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 32 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले आपको क्या करना है, नीचे जो ये वाली संख्या है इस संख्या को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 2 से 4 बनाने के लिए क्या किया गया है 2 गुना। फिर देखिए 4 से 8 बनाने के लिए क्या किया गया है 2 गुना। फिर देखिए 8 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है 2 गुना। फिर देखिए 16 से 32 बनाने के लिए भी क्या किया गया है 2 गुना। अब 32 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम इस 32 का भी क्या कर देंगे 2 गुना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 32 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा। यहाँ पर देखिए 32 का 2 गुना होता है 64, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 64। अब हमें देखना है कि संख्या 64 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर संख्या 64 में दी गई है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और मेरे भाई इस YouTube चैनल से आपको एग्जाम तक जुड़े रहना है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में आपको क्वेश्चनों को सोल्व करवाया जाता है। और यदि आपको पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले अक्षर को चुनिए। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज के अंदर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सीरीज को सोल्व करना है। कैसे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले इस सीरीज के अंदर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं उन सभी का हम करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है बी, बी आता है 2 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है डी, डी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 4 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है जी, जी आता है 7 नंबर पर है। जी के बाद में है के आता है 11 नंबर पर है। के बाद में क्या है पी, पी आता है 16 नंबर पर है। अब मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको देखना है केवल संख्या को। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है 2, 2 से कितना बन रहा है 4 है। तो 2 से 4 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +2 कर दें तो 2 और 2 मिलकर बन जाएगा 4। फिर देखिए 4 से कितना बन रहा है 7 है। तो 4 से 7 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 4 के अंदर क्या कर दें +3 कर दें तो 4 और 3 मिलकर बन जाएगा 7। फिर देखिए 7 से कितना बन रहा है 11, 7 से 11 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 7 के अंदर क्या
कर दें, +4 कर दें, तो 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11। अब इसी प्रकार से आगे देखिए 11 से कितना बन रहा है 16, तो 11 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें, तो 11 और 5 मिलकर बन जाएगा 16। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है, 16 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला लेटर ज्ञात करना है। तो 16 से अगली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो 16 से अगली संख्या ज्ञात करने से पहले नीचे जो ये वाली संख्या आई है इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखना है और यहाँ पर पता लगाना है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, नीचे जो संख्या आई है ये सभी संख्याएं कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ रही हैं। जैसे देखिए सबसे पहले +2, उसके बाद में +3, उसके बाद में +4, उसके बाद में +5, तो ये कंटिन्यू चल रही है। तो +5 के बाद में यहाँ पर हो जाएगा +6, यानी कि 16 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 16 के अंदर +6 कर देंगे। तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 16 और 6 हो जाएगा 22, यानी कि 22 नंबर पर आने वाला अल्फाबेट लेटर हमें ज्ञात करना है। तो 22 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है V, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लेटर भरा जाएगा V। अब हमें देखना है कि V लेटर किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है V लेटर हमें दिया गया है ऑप्शन C के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन C हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगा है, लेकिन जब भी इस टाइप का प्रश्न अब आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग इन सभी विषयों पर लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट आपको दिया जाएगा मात्र 51 रुपए के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस चौथे प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 4 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि 5 से यहाँ पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहाँ पर 4 से 16 और यहाँ पर 5 से 25 जिस प्रकार से बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 4 से यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 4 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 4 का किया गया है स्क्वायर। तो
यहाँ पर ध्यान से देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। और ध्यान से देखिए 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि 5 से यहाँ पर 25 इसी प्रकार से बना है क्या, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 है। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर इस 7 के अंदर है और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सभी की तरह इस 7 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49। अब हमें देखना है कि संख्या 49 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 49 हमें दी गई है, ऑप्शन है बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर ACE को यहाँ पर 135 कैसे लिखा गया है। यानी कि जिस प्रकार से ACE को यहाँ पर 135 लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि DFG को इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, या फिर DFG से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप तभी एग्जाम में सोल्व कर पाओगे जब आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होंगे। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में जरूर याद होंगे। यदि याद नहीं है तो उनको याद जरूर कर लेना, क्योंकि वो रीजनिंग के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं, फिर यहां पर इसको सोल्व करेंगे। यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर ACE से यहां पर 135 लिखा गया है, कैसे, तो देखिए A का नंबर कितना होता है, तो A का नंबर होता है 1, और यहां पर ध्यान से देखिए लिखा गया है 1। फिर देखिए A के बाद में है C का नंबर होता है 3, और यहां पर लिखा गया है 3। फिर देखिए C के बाद में है E आता है 5 नंबर पर, यहां पर लिखा गया है 5। यानी कि यहां पर क्या किया गया है, जो यहां पर ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का नंबरिंग करके ऐसे कि ऐसे इसके सामने लिखा गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यहां पर हमारे सामने जो ये वाले अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का नंबरिंग करेंगे और इसके सामने ऐसे के ऐसे लिख देंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए, देखिए यहां पर पहला लेटर है डी आता है 4 नंबर पर, तो यहां पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए डी के बाद में है एफ आता है कितने नंबर पर, 6 नंबर पर है, तो यहां पर हम लिख देंगे 6। उसके बाद में क्या है जी आता है मेरे भाई 7 नंबर पर है, तो यहां पर हम लिख देंगे 7। यानी कि जिस प्रकार से ACE को यहां पर लिखा गया है 135, उसी प्रकार से DFG इसको लिखा जाएगा 467। अब हमें देखना है कि संख्या 467 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 467 हमें दी गई है, ऑप्शन है ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 6ठा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में किस वर्ष हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1950 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1965 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1970 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1980 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत में किस वर्ष हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत में वर्ष 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन में, ऑप्शन सी है नाभिक में और ऑप्शन डी है प्रोटॉन में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि परमाणु में धनात्मक आवेश कहाँ केंद्रित होता है? तो परमाणु में धनात्मक आवेश नाभिक में केंद्रित होता है। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कण कौन सा होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और सेम इसी लेवल के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दाल में। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना असम राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहीं से एक प्रश्न और बनता है। पूछा जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखना एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं असम राज्य में। ठीक है, इसी के साथ में यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ठीक है, और 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 52 के तहत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61 के तहत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 74 के तहत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने समाप्त किया था। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से एक काम कीजिए, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन ए कलिंग युद्ध के बाद, ऑप्शन बी है पानीपत युद्ध के बाद, ऑप्शन सी है हल्दी घाटी युद्ध के बाद और ऑप्शन डी है तराइन युद्ध के बाद। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए,
यानी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था वर्ष 1930 में। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? वर्ष 1942 में। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो याद रखना अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और इसी के साथ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मैं आप सभी को एक गारंटी देता हूं, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले यदि आप इन 21,000 क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी और ताप्ती नदी इन दोनों नदियों के बीच स्थित है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और जिन भी अभ्यर्थियों के इन 20 में से
लगभग 17 प्लस क्वेश्चन सही हुए हैं, तो समझना उनकी तैयारी बेहतर है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।